नमस्कार, मैं अंजू सांगवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय श्री डूंगरगढ़ बीकानेर से। डूंगरगढ़ कॉलेज द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम काव्य शास्त्र के भाग रस विचार पर चर्चा करेंगे। ये रस विचार से संबंधित दूसरा वीडियो है। इसलिए पिछले वीडियो में हमने रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि और उनके द्वारा दिए गए रस सूत्र की चर्चा की थी। साथ ही रस कहते किसे हैं, रस की परिभाषा को भी हमने देखा था और भरत मुनि द्वारा दिए गए रस सूत्र की व्याख्या करने वाले आचार्यों पर हमने बात की थी। रस सूत्र की व्याख्या करने वाले प्रथम आचार्य भट्टलोलट थे, उनके वाद का हमने अध्ययन किया। उसी क्रम में रस सूत्र की व्याख्या करने वाले दूसरे प्रमुख आचार्य आचार्य शंकुक हैं, जिनके वाद का नाम है अनुमितिवाद या अनुमानवाद। अपने इस वाद में आचार्य शंकुक कहते हैं कि रस अनुकार्य में होता है, अनुकर्ता अनुकार्य का अनुमान लगा लेता है, जैसे बालक चित्र तुरंग न्याय के आधार पर अनुमान लगाता है। सामाजिक भी अनुकर्ता में अनुकार्य का अनुमान लगाकर रसास्वादन करता है। तो इस प्रकार से आचार्य शंकुक चित्र तुरंग न्याय के आधार पर अपने वाद को स्पष्ट करते हैं। चित्र तुरंग न्याय क्या होता है? चित्र तुरंग न्याय का तात्पर्य है तुरंग अर्थात घोड़े का चित्र देखकर यह अनुमान लगा लेना कि ये घोड़ा है। आचार्य शंकुक भी कहते हैं कि रस अनुकार्य में होता है और जो अनुकर्ता अर्थात अभिनेता है वो अनुकार्य अर्थात कोई भी ऐतिहासिक या पौराणिक पात्र, जैसे कि हम श्री राम को मान लेते हैं। अनुकर्ता अर्थात अभिनेता भगवान श्री राम को देखकर ये अनुमान लगा लेता है कि ये राम है और उसे रस की प्राप्ति होती है, और फिर उस अभिनेता को राम का अभिनय करते हुए देखकर, सुनकर या पढ़कर सामाजिक भी अनुकर्ता में अनुकार्य का अनुमान लगा लेता है। इस प्रकार से इस पूरे वाद में एक अनुमान की प्रक्रिया चलती है, इसीलिए इस वाद का नाम अनुमानवाद है। ठीक है, मतलब रस अनुकार्य में होता है, पहले अनुकर्ता अनुकार्य का अनुमान लगाता है और फिर सामाजिक अनुकर्ता को देखकर अनुकार्य का अनुमान लगाता है। इसकी समीक्षा में ये कहा जाता है कि चित्र तुरंग न्याय यथार्थ नहीं हो सकता, अर्थात चित्र तुरंग न्याय के आधार पर हम रस का अनुमान नहीं लगा सकते। रस कोई अनुमान करने की वस्तु या चीज़ नहीं है। इसको हम आंधी और धुएं के उदाहरण से समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से आसमान में उठते हुए धुएं को देखकर हमें आंधी का वहम हो सकता है, हम ये सोच सकते हैं कि आंधी आ रही है, किंतु वास्तव में वो आंधी नहीं, वो धुआं ही है। तो इसी प्रकार से किसी भी चीज़ का अनुमान बिल्कुल सही हो ऐसा संभव नहीं है। इसी प्रकार से रस का अनुमान लगाना संभव नहीं है और इसी समीक्षा के कारण आचार्य शंकुक का वाद मान्य नहीं हुआ। रस सूत्र की व्याख्या करने वाले तीसरे आचार्य थे आचार्य भट्टनायक। उनके वाद का नाम है भुक्तिवाद या भोगवाद। भट्टनायक अपने इस वाद में कहते हैं कि रस सामाजिक में होता है। देखिए, यहाँ हमें ये बात स्मरण रखने योग्य है कि भट्टनायक से पहले दो आचार्य हुए, भट्टलोलट और आचार्य शंकुक। दोनों ने ही रस अनुकार्य में माना है, अर्थात किसी भी ऐतिहासिक या पौराणिक पात्र में। किंतु भट्टनायक पहले आचार्य हैं जो ये कहते हैं कि रस सामाजिक में होता है और सामाजिक इस रस को 3 चरणों से गुजर के प्राप्त करता है। वो 3 चरण कौन से हैं? पहला चरण है अभिदा, दूसरा है भावकत्व और तीसरा है भोजकत्व। देखिए, इन तीनों चरणों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अभिदा क्या होता है? अभिदा का अर्थ है पहचान करना। रस प्राप्ति के 3 चरणों के अंतर्गत पहला चरण है अभिदा, और इस अभिदा वाले चरण के अंतर्गत सामाजिक क्या करता है? सबसे पहले पहचान करता है, पात्र को देखकर पहचान करता है, वस्तु स्थिति का ज्ञान प्राप्त करता है, उसको समझता है कि चल क्या रहा है, कि वो रामायण के दृश्य को देखकर ये पहचानता है कि ये राम है, ये सीता है, ये लक्ष्मण है, और उसे वस्तु स्थिति का ज्ञान होता है कि यहाँ पर रामायण चल रही है। तो पहला चरण पूरा हो गया कि पात्रों की पहचान कर लेना, ये तो है अभिदा। दूसरा चरण है भावकत्व। भट्टनायक कहते हैं कि भावकत्वम साधारणीकरणम, अर्थात भावकत्व का अर्थ है अपने और पराई की पहचान समाप्त होना, एक साधारण धरातल पर सबका आ जाना। भट्टनायक के अनुसार भावकत्व ही साधारणीकरण है। और साधारणीकरण क्या है? साधारणीकरण है अपने और पराई की पहचान मिटना, कि जब हम रामायण का कोई दृश्य देख रहे हैं तो, या फिर हम माता यशोदा और कृष्ण का कोई दृश्य देख रहे हैं तो फिर ऐसा होगा कि माता यशोदा श्री कृष्ण से प्रेम कर रही है, उनके बाल रूप को निहार रही है। वहाँ हम ये भूल जाएंगे कि श्री कृष्ण माता यशोदा के पुत्र हैं। उस समय वो हमें हमारे ही पुत्र लगने लगेंगे।
ठीक है। और इसी प्रकार से जैसे राम सीता का कोई दृश्य चल रहा है तो हम ये भूल जाएंगे कि वो आपस में पति पत्नी हैं। हम उस स्थान पर स्वयं को रखेंगे कि हम ये सोचेंगे कि मैं सीता हूँ, या फिर आपके मन में विचार आएगा कि भाई मैं राम हूँ। तो इस प्रकार से जो अपने पराई का भेद है समाप्त हो जाएगा और हम एक समान धरातल पर आ जाएंगे। ये दूसरा चरण होगा भावुकत्व। अर्थात पहले चरण में तो हम पहचानेंगे कि राम है, ये सीता है। दूसरे चरण में अपने पराये का भेद समाप्त होकर राम सीता को हम अपने अंदर ही देखने लगेंगे। और तीसरा चरण होता है भोजकत्व, और इसका अर्थ यह है कि तम और रज गुण के स्थान पर सत्व गुण हावी हो जाता है। अर्थात जब मनुष्य के भीतर का तम और रज गुण खत्म होके सत्व गुण हावी होने लगता है तो ये जो सत्व गुण की दशा है यही रस दशा है। और इस रस दशा में साधारणीकरण हो चुका होता है। ठीक है। साधारणीकरण का मतलब ये है कि सामान्यकरण, एक स्थिति में सबका आ जाना। तो इस प्रकार से भट्टनायक ने ये वाद दिया कि रस सामाजिक में होता है। सामाजिक इस रस तक 3 चरणों के माध्यम से पहुंचता है। अभिदा अर्थात पहले पात्रों की पहचान करता है। दूसरा है भावुकत्वम अर्थात अपने पराये का भेद समाप्त होता है और साधारणीकरण हो जाता है। और तीसरा है भोजकत्वम अर्थात तम और रज गुण समाप्त होकर सत्व गुण उत्पन्न हो जाता है और वहीं पर हमें रस की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात सामाजिक में रस होता है। उनका ये मत बड़ा ही मान्य हुआ और यहीं से रस को सामाजिक में मानने की परंपरा चल पड़ी। अब देखिए भट्टनायक के रस सिद्धांत की समीक्षा करने वालों ने ये कहा कि बाकी तो सब ठीक है, किंतु जो भट्टनायक ने 3 चरण दिए हैं अभिदा, भावकत्वम और भोजकत्वम, इन 3 सोपानों को विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया। ठीक है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर ये भी देख लें कि रस सिद्धांत की व्याख्या 2 प्रकार से होती है, वस्तुपरक व्याख्या और अनुभूतिगत व्याख्या। वस्तुपरक अर्थात विषयगत व्याख्या और अनुभूतिगत अर्थात विषयगत व्याख्या, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। देखिए विषयगत और विषयगत में क्या अनुभव है। विषयगत का मतलब है खाना रखा है, अर्थात हमारे सामने खाना रखा है। ठीक है, वो तो है विषयगत, विषय हमारे सामने है। किंतु हमने खाना खा लिया है, हमने अनुभव कर लिया कि वो खाना कैसा था, वो स्वादिष्ट था कि वो अच्छा नहीं था, हमें उसका अनुभव हो गया, तो वो हो गया विषयगत। ठीक है। और भट्टनायक ने रस की विषयगत व्याख्या की है, अर्थात भट्टनायक ने रस को सामाजिक में मानकर रस को विषयगत अर्थात अनुभव का विषय बना दिया है। वो विषयगत से हटकर विषयगत की तरफ आ गए हैं। अब यहाँ पर कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं जो हमें याद रखने हैं कि भुक्तिवाद का प्रवर्तक कौन है, आचार्य भट्टनायक। साधारणीकरण का प्रवर्तक कौन है, आचार्य भट्टनायक। और या फिर तीसरा प्रश्न यदि पूछा जाए कि सामाजिक का रसास्वादन होता है, ये किसने कहा था, तो ये भी भट्टनायक ने ही कहा था। सामाजिक का रसास्वादन अर्थात सामाजिक में रस को मानने वाले प्रथम आचार्य कौन थे, आचार्य भट्टनायक थे। तो इस प्रकार से भट्टनायक ने सर्वप्रथम रस को सामाजिक में माना और रस की 3 चरणों में प्राप्ति की व्याख्या की, किंतु इन 3 सोपानों को विद्वानों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। किंतु भट्टनायक द्वारा दिए गए साधारणीकरण मत को बड़ा ही प्रचार प्रसार से एक मत से स्वीकार कर लिया गया और उन्होंने ही सर्वप्रथम रस की विषयगत व्याख्या की थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या करने वाले 4 आचार्य अभिनवगुप्त हैं। प्रथम आचार्य हैं भट्टलोलट, दूसरे आचार्य शंकुक, तीसरे आचार्य भट्टनायक और चौथे आचार्य हैं आचार्य अभिनवगुप्त। और अभिनवगुप्त के वाद का नाम है अभिव्यक्तिवाद। इस अभिव्यक्तिवाद में अभिनवगुप्त कहते हैं कि रस सामाजिक में होता है। उन्होंने भट्टनायक की बात को जैसे कहते ऐसा बोल दिया कि रस सामाजिक में होता है। साधारणीकरण रस अभिव्यक्ति का अनिवार्य तत्व है। अभिनवगुप्त कहते हैं कि रस की जो निष्पत्ति है, उन्होंने भरत मुनि ने रस का जो सूत्र दिया है, विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति, ये जो सूत्र है इसमें जो अंत में रस की निष्पत्ति बताई गई है, उस निष्पत्ति के लिए जरूरी है कि मनुष्य का सामाजिक का साधारणीकरण हो। साधारणीकरण अर्थात अपने पराये का भेद समाप्त होकर सब कुछ एक सामान्य स्थिति में आ जाए, तभी रस प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। अभिनवगुप्त के अनुसार हमारे मन में स्थायी भाव अव्यक्त रहते हैं, वैसे ही जैसे मिट्टी में सौंधी सुगंध, जिस प्रकार जल के छींटे पड़ने पर सौंधी सुगंध व्यक्त हो जाती है, उसी प्रकार अवसर आने पर हमारे मन में छिपे स्थायी भाव भी अभिव्यक्त हो उठते हैं। हमारे स्थायी भाव अभिव्यक्त होते हैं, रस अभिव्यक्त होता है, इसीलिए अभिनवगुप्त के वाद का नाम है अभिव्यक्तिवाद।
देखिए अभिनवगुप्त के अनुसार जो स्थायी भाव हैं वो सदैव हमारे मन में रहते हैं, वो बाद में उत्पन्न नहीं होते हैं, वो जन्मजात ही हमारे मन के अंदर होते हैं, किंतु परिस्थितियां पाकर वो अभिव्यक्त हो उठते हैं। जैसे कि मिट्टी में एक खुशबू होती ही है, पर मिट्टी सूखी होती है तो वो खुशबू हमें नहीं आ पाती है, किंतु जैसे ही हम मिट्टी में जल के छींटे देंगे हमें मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू आने लगती है। उसी प्रकार से मनुष्य के मन में जन्म से ही विद्यमान जो स्थायी भाव हैं, जब उन्हें वैसी स्थितियां मिल जाती हैं तो वो व्यक्त होने लगते हैं, और वही रस दशा है। स्थायी भावों का व्यक्त हो जाना ही रस दशा है। अभिनव गुप्त ने रसास्वादन के लिए सामाजिकों की कुछ योग्यताएं भी निर्धारित की है। देखिए अभिनव गुप्त ने कहा कि रस सामाजिक में होता है, किंतु सामाजिक में रस हो इसके लिए सामाजिक में भी कुछ योग्यताएं होनी आवश्यक हैं। और वो योग्यताएं कौन कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं। पहला ये कि सामाजिक शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि यदि सामाजिक शिक्षित नहीं होगा, सामाजिक अर्थात दर्शक पाठक या श्रोता है, जब तक वो शिक्षित नहीं होगा वो वस्तु स्थिति का ज्ञान नहीं कर पाएगा, वो पात्रों की पहचान ही नहीं कर पाएगा कि ये पात्र कौन है। तो इसलिए सामाजिक का शिक्षित होना पहली योग्यता है रस की अभिव्यक्ति के लिए। दूसरी योग्यता है संवेदना या भावना। जो सामाजिक है वो संवेदनशील हृदय वाला होना चाहिए, तभी वो रस को प्राप्त करेगा। ठीक है, अर्थात सामाजिक का सहृदय होना बहुत ही आवश्यक है। तो इस प्रकार से अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या करने वाला चौथा वाद है, और ये सर्वमान्य है। इसमें अभिनव गुप्त ने रस का सामाजिक में होना स्वीकार किया है, और साथ ही वो ये कहते हैं कि साधारणीकरण रस की निष्पत्ति के लिए सबसे अनिवार्य तत्व है, और जो स्थायी भाव है वो मनुष्य के मन में विद्यमान रहते हैं, और वो अवसर पाकर रस के संयोग से बाहर प्रकट हो जाते हैं, रस रूप में परिणित हो जाते हैं। और उस रस रूप को प्राप्त करने के लिए सामाजिक की कुछ योग्यताएं भी उन्होंने निर्धारित की हैं, जो कि है शिक्षित होना और सहृदय होना। तो इस प्रकार से अभिनव गुप्त भट्टनायक पहले आचार्य हैं जिन्होंने साधारणीकरण की बात कही और रस को सामाजिक में माना, किंतु अभिनव गुप्त ने इसका और विस्तार कर दिया और मनुष्य के मन में जन्म से विद्यमान स्थायी भावों को भी हमारे सामने स्पष्ट कर दिया। तो इस प्रकार से भरत मुनि द्वारा दिए गए रस सूत्र विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगात दृष्टि निष्पत्ति की व्याख्या चार आचार्यों द्वारा की गई, भट्टलोलट, आचार्य शंकुक, भट्टनायक और चौथे आचार्य अभिनव गुप्त। ये हमें अच्छे से याद रखना है। अब देखिए हम थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। हमने पहले रस की व्याख्या के सिद्धांत के अंतर्गत विषयगत और विषयगत की बात कही थी कि रस सूत्र की व्याख्या दो प्रकार से की गई है, विषयगत और विषयगत। विषय परक अर्थात कि खाना हमारे सामने रखा है, बस हम उसको देख रहे हैं, तो ये हो गया विषय। किंतु हमने खाना खा लिया और हमने अनुभव कर लिया कि वो खाना कैसा है, तो वो व्याख्या हो गई विषयगत या विषय परक। चार आचार्य थे, भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त। सबसे प्रथम आचार्य भट्टलोलट ने रस की व्याख्या विषय परक की। शंकुक ने भी विषय परक ही व्याख्या की है कि उन्होंने सिर्फ रस को हमारे सामने रख दिया है, हम उसको अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, वो रस को अनुभव की वस्तु मानते ही नहीं है। किंतु तीसरे और चौथे आचार्य भट्टनायक और अभिनवगुप्त ने रस को विषय परक व्याख्या के करके स्पष्ट किया। उनके अनुसार रस कोई देखने की चीज़ नहीं है, रस कोई अनुमान करने की चीज़ नहीं है, बल्कि रस अनुभव करने की चीज़ है। तो इस प्रकार से दो आचार्यों ने विषय परक और प्रथम दो आचार्यों ने विषय परक और अंतिम दो आचार्यों ने विषय परक रस सूत्र की व्याख्या की है। ठीक है, भट्टलोलट के व्याख्या के अंतर्गत, भट्टलोलट के वाद के अंतर्गत जो रस का संयोग और निष्पत्ति होती है, विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगात दृष्ट निष्पत्ति, अर्थात संयोग से निष्पत्ति होती है। किसके संयोग से किसकी निष्पत्ति होती है, तो इसको उन्होंने संयोग और निष्पत्ति को इन्होंने उत्पाद्य और उत्पादक माना है कि उत्पाद्य का संयोग होगा तो उत्पादक हमें प्राप्त हो जाएगा, अर्थात निष्पत्ति हो जाएगी। ठीक है, और शंकुक का मत है अनुमानवाद, उनके अनुसार है अनुमाप्य और अनुमापक। ठीक है, भट्टनायक का वाद है भोगवाद, तो उन्होंने बोल दिया भोज्य और भोजक। ठीक है, संयोग हो गया भोज्य और निष्पत्ति अर्थात रस हो गया भोजक। और अभिनव गुप्त के अनुसार व्यंग्य और व्यंजक। ठीक है, कि व्यंग्य के संयोग से व्यंजक की निष्पत्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से ये चार आचार्य हैं जिन्होंने रस सूत्र की व्याख्या की है। अगले वीडियो में हम रस के स्वरूप की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखते रहिए ताकि आप घर बैठकर भी अपने अध्ययन को जारी रख सकें।